आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, हमारी एक वीडियो के बाद कमेंट आया था तो मैं उस कमेंट का आपको आंसर करूंगा। और वो कमेंट ये था कि इज़ इट पॉसिबल टू रीगेन कार्टिलेज इन स्टेज 3 डैमेज। इतना इम्पोर्टेंट और इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसे मैं आपको पहले तो उर्दू में बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि घुटनों की ग्रीस को दोबारा बनाया जा सकता है या नहीं, ख़ास तौर पे जब आपके घुटनों की ग्रीस का लेवल यानी कि घुटनों की ग्रीस कम होने का लेवल ग्रेड 3 हो। आई होप आपको पता होगा कि जो घुटनों की ग्रीस होती है उसके कितने ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 4 तक। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपने मेरे चैनल पे देख लिया होगी। अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपने देखना है कि घुटनों की ग्रीस लॉस के कितने लेवल्स होते हैं और आपने देखना है कि आपका कौन सा लेवल है। सो आई होप कि जिन्होंने कमेंट किया उन्होंने वो वीडियो देखी होगी कि घुटनों के ग्रीस के लॉस के कितने लेवल्स होते हैं। इसीलिए उन्होंने पूछा है स्पेसिफिकली कि क्या घुटनों की ग्रीस को रीजनरेट किया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है, तो अगर वो स्टेज 3 पे हो। ठीक है, सो बेसिकली जो इसके लिए ऑप्शंस हैं इसमें बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन घुटनों की जो ग्रीस है इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो घुटनों की हमारी कार्टिलेज है इसकी ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है। मैंने अक्सर अपने वीडियोस में बताया ना कि अगर हमें कभी भी किसी भी जगह पे कट लगता है, लाइक ये मेरा हैंड है, मेरा हाथ है, इस हाथ के ऊपर कोई कट लग जाए, कोई चोट लग जाए, फिर क्या होता है, इसमें से खून निकलता है। कुछ देर खून निकलने के बाद वो खून वहाँ पे जम जाता है, पक जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या उसको कहते हैं, फिर क्रीन बन जाता है। मेडिकल में इसको कहा जाता है स्कार फॉर्मेशन हो जाती है और कुछ ही दिनों में वो स्कार फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है और मेरी जल्द वापस ठीक हो जाती है। अब ये तो है यहाँ हाथ के ऊपर या हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों पे जो हमारी होती है ना कार्टिलेज, जो घुटनों की ग्रीस होती है, जो रबड़ होती है जोड़ों के बीच में। बेसिकली आपको इस चीज़ का तो पता होगा ना कि घुटनों की ग्रीस क्यों कम होती है। हमारी गलत तरीके से बैठने से, सारी ज़िंदगी वर्जिशें ना करने से, एक्टिव ना रहने से, वॉक ना करने से, तो घुटनों की ग्रीस घिसती जाती है जब वो घुटने आपस में मूव करते हैं। सो अभी मैं बता रहा था कि हाथ के ऊपर जब कट लग जाए तो क्रीड बनता है, पख्तर इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे खून की सप्लाई है। जो होता है ना कार्टिलेज, जो आपके घुटनों के बीच में रबड़ होती है, ये एवास्कुलर होता है। एवास्कुलर का मतलब होता है कि इसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसके पास खून नहीं जाता। इस वजह से जब हमारे जोड़ हिलते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो जो हमारी कार्टिलेज है घिसती है। इसके घिसने की वजह से हमारे जो कार्टिलेज है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रैप्चर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कट लग जाते हैं, थोड़ी थोड़ी इंजरी हो जाती है उसके ऊपर। अब अगर तो इसके पास खून होता तो फिर क्या होना था, तो खून होता तो वहां पे तो क्रीन बनने थे। जो जो वो रगड़ आ गई या फिर वो कट लग गए उसकी वजह से वहां पे क्रीन बनना था, वहां पे स्कार फॉर्मेशन होती, लेकिन वहां पे तो खून ही नहीं है, तो फिर वो हील कैसे होगा। अब वो हील होता नहीं है तो हम और मूवमेंट्स करते रहते हैं और जंप वगैरह लगाते रहते हैं, एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जिम में जाते हैं, साइकिल चलाते रहते हैं। अब जब आप इसकी एहतियात नहीं करते तो ये बढ़ते बढ़ते पहले जब थोड़े से कट लगे होते हैं, थोड़े से ऑस्टियोफाइट्स यानी नोकदार हड्डी बनी हुई होती है। अब देखें, अगर तो मेरा ये एक हड्डी है, दूसरी हड्डी है, इनके बीच में रबड़, अब इसको जब मैं हिलाऊंगा ना, इस जोड़ को जब मैं हिलाऊंगा तो वो जो रबड़ है ना उसकी वजह से इस पर फ्रिक्शन नहीं आएगी। कुछ टाइम के बाद जब वो रबड़ घिस जाएगी, यानी जब इंजरी होगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम होगा, तो जब ये कार्टिलेज घिस जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर मैं खाली टांग को मोड़ूंगा भी सही ना, तो ये हड्डी और ये हड्डी आपस में रगड़ेगी। इससे क्या होगा, इनके रगड़ने से ये नोकदार हो जाएगी और ज़्यादा दर्द करेगी। सो अगर आपके ये थोड़े से कट लगे हों, इसके पास अगर खून हो तो ये तो खुद को रिपेयर करके इसका क्रीड बन जाएगा, ये पक जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसके पास खून ही नहीं है, ठीक है। अब जब खून नहीं है तो जब ग्रेड 1 होता है, जब नया नया आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो फिर आप अपनी थेरेपी, आप अपनी एक्सरसाइजेज, आप अपना ट्रीटमेंट सही से नहीं कराते तो उसकी वजह से वो बड़ी स्पीड से ग्रेड 2 में चला जाता है। फिर उस पर भी ट्रीटमेंट ना हो तो ग्रेड 3 पे चला जाता है और फिर ग्रेड 4 तक चला जाता है, जिसमें वो कम्प्लीटली कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। जिनको भी ग्रेड 1 का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, यानी नया नया ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, नया नया घुटनों की ग्रीस जो ख़राब होना शुरू हुई है, अगर वो टाइमली अपनी फिजिकल थेरेपी कराएं और टाइमली अपने ट्रीटमेंट कराएं तो उनके जो पट्टे हैं, जो उनके घुटनों के ऊपर वाले, नीचे वाले जो भी पट्टे हैं, क्वाड्रिसेप है, हैमस्ट्रिंग है, काफ है, वो इतने मजबूत हो जाते हैं, इतने वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके घुटनों के ऊपर आपका प्रेशर नहीं होता। सारा प्रेशर कौन उठाते हैं,
या आपका जिस्म का जो वज़न है वो कौन उठाते हैं? आपके पट्टे उठाते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पट्टे होते हैं कमज़ोर, वज़न होता है हमारा ज़्यादा, जिसकी वजह से जब हम खड़े होते हैं फिर क्या होता है, हमारे पट्टे तो वज़न नहीं उठा सकते। हमारा वज़न कितना होता है? अब एक नॉर्मली मैं देखूँ तो 80-90 kg भी हो तो ये 2.5 मन बनता है। तो 2.5 मन वज़न अगर घुटनों के ऊपर आ रहा है और आपके पट्टे कमज़ोर है, अगर पट्टे कमज़ोर है ना तो वज़न सारा घुटनों पे आएगा। पट्टे कमज़ोर है तो सारा वज़न लिगामेंट्स पे आएगा, कार्टिलेज के ऊपर आएगा। इसकी वजह से ग्रेड 1 का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो ट्रीट हुए बगैर बढ़ते बढ़ते ग्रेड 2 पे चला जाता है, 3 पे चला जाता है। अब इसका पक्का सोल्यूशन क्या होगा? अगर तो आपको ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, जिस भी लेवल में, पहले तो फिजियोथेरेपी, ताकि आप बिना मेडिसिन के अपने पट्ठों को मजबूत करवा लें। अब इन पट्ठों को मजबूत करने के लिए स्पेसिफिक वर्जिशें होती हैं, ख़ास तौर पे जिनको नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहा जाता है। वो वर्जिशें जिसमें आपने अपने जोड़ को हिलाना नहीं है, यानी कि अगर तो मैं हिलाऊंगा तो क्या होगा, तो ये तो जोड़ आपस में रगड़ेंगे, ये हड्डियां आपस में रगड़ेंगी, ये तो और बढ़ जाएगा। आइसोमेट्रिक इस तरह की वर्जिशें होती हैं जिसके अंदर आपके घुटनों को आपस में रगड़ने नहीं दिया जाता, लेकिन आपका पट्ठों का जोर पूरा लगाया जाता है। ये अगर आपने देखना है कि स्पेसिफिकली घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कौन सी वर्जिशें होती हैं, अगर आप थेरेपी सेंटर नहीं जा सकते और आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे थेरेपी सेंटर नहीं है, किसी गांव से हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक बड़ी डिटेल की और पूरे आधे घंटे की इस पे वीडियो बनाई है। आपने वो देखनी है, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कर दूंगा कि कौन सी ऐसी वर्जिशें, कौन सी ऐसी मशकें हैं जो कि आप घर के अंदर कर सकते हैं घुटनों के आर्थराइटिस के लिए। नेक्स्ट है कार्टिलेज रीजनरेशन के लिए आपकी डाइट, आपका खाना, उसके अंदर ख़ास तौर पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप कोलेजन रिलेटेड फूड बहुत ज़्यादा लें, क्योंकि कोलेजन जो है वो आपके कार्टिलेज की हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन, सोजिश, उसको कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी आपने डाइट लेनी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी आपने खाने हैं। अब अगर मैं एक एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपको बताने लग जाऊं कि इसके लिए क्या खाना है, कोलेजन के लिए क्या खाना है, तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। लेकिन इसका बेस्ट तरीका क्या है, मैंने जो घुटनों की ग्रीस के लिए स्पेसिफिक जो वीडियो बनाई थी कि कौन सा खाना खाना है, वो भी आधे घंटे की एक पूरी वीडियो है। सो आपने, मैं वो डिस्क्रिप्शन में लाजमी लिख दूंगा, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो फिर आप कोलेजन और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मेडिसिन, जो ग़िज़ा है, उसको ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर तो कार्टिलेज को रीजनरेट करना चाहते हैं। इसके अलावा थर्ड इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, सर्जरी। सर्जरी के अंदर है कार्टिलेज रीजनरेशन सर्जरी। कार्टिलेज रीजनरेशन सर्जरी में ये होता है कि आपकी पूरी की पूरी जो कार्टिलेज है उसको रिप्लेस नहीं किया जाता, अगर तो थोड़े थोड़े माइक्रो फ्रैक्चर आए हुए हैं ना, थोड़े थोड़े अगर से डैमेज हुए हुए, तो वहाँ पे कार्टिलेज को फिल अप किया जाता है। पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इसका ट्रेंड अब आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये कार्टिलेज के शुरू के जो ग्रेड्स होते हैं, शुरू के जो स्टेजेस होते हैं, उसमें कार्टिलेज रीजनरेशन से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है अगर आप किसी अच्छी जगह से करवा लें। नेक्स्ट अगर तो ग्रेड 3 का ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर आपकी कार्टिलेज कंप्लीटली डैमेज हो गई है, तो फिर आप अपना माइंड बना लें कि चाहे आप डाइट खाएं, चाहे आप वर्जिश करें, उससे आपकी कार्टिलेज नहीं बनने वाली। बट आप अगर सही डाइट खाते हैं तो इसका बढ़ने का जो प्रोसेस है, जिसने स्टेज 4 पे लेके जाना है, वो कम हो जाएगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द के पट्टे, क्वाड्रिसेप थाई वाला पट्टा, हैमस्ट्रिंग थाई की बैक साइड वाला पट्टा, या फिर काफ पिंगली वाला पट्टा, इनको मजबूत कर लेते हैं, तो आप स्टेज 3 से स्टेज 4 के अंदर काफ़ी अरसे के बाद जाएंगे। अब यही हमारा मेन टारगेट होता है कि इसके अंदर आप अपनी घुटनों के आर्थराइटिस को स्लो डाउन कर दें। इंस्टेड के आप ये करें कि घुटनों के आर्थराइटिस के अंदर कि 1 साल पहले जी ग्रेड 1 था और 2 साल के अंदर अंदर आप ग्रेड 4 पे पहुंच गए। सो एहतियात इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं। लोग इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन लगाते हैं और समझते हैं कि वो जो इंजेक्शन लग रहा है वो कार्टिलेज जो है ना वो आपके घुटनों के अंदर डाला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक फ्लूइड होता है जो कि आपके घुटने को थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड कर देता है कि आपस में रगड़े ना। लेकिन ये भी वक्ती ट्रीटमेंट है, परमानेंट हल नहीं है कि कार्टिलेज इसके अंदर बन जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर है कि PRP ट्रीटमेंट, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट होते हैं। उसके अंदर ये होता है कि आप ही का खून लेके उसमें से प्लेटलेट्स को अलग कर लिया जाता है। प्लेटलेट्स का बेसिकली काम होता है कि आपके टिश्यूज़ को बनाना। सो कहा जाता है, कहते हैं लोग कि PRP कराने से जी हमारे घुटनों की दर्दें बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। बट अगर कोई ये सोचता है कि PRP करा के उनके कार्टिलेज ऐसे हो जाएंगे जैसे पहले थे, कार्टिलेज को बनाना बहुत मुश्किल है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है?
कार्टिलेज के पास खून ही नहीं है, रिपेयर करने की एबिलिटी नहीं है। सो कार्टिलेज को दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये है रियलिस्टिक आंसर कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्या मेरा कार्टिलेज बिल्कुल बन सकता है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, कार्टिलेज को रीजनरेट किया जा सकता है विद कार्टिलेज रीजनरेशन सर्जरीज, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फिजिकल थेरेपी। स्टेज 3 के अंदर आके अगर आप फिजियोथेरेपी और अपनी डाइट को बिल्कुल ठीक रखते हैं तो फिर तो आपकी कार्टिलेज के ख़राब होने का प्रोसेस जो कि स्टेज 4 तक आपको लेके जा सकता है, उसका थोड़ा सा स्लो डाउन किया जा सकता है। इससे ज़्यादा और इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता जो मैंने अपने इतने सालों के एविडेंस में और क्लिनिक के ऊपर देखा है कि पेशेंट्स को स्टेज 3 के अंदर अगर आप अच्छी फिजियोथेरेपी करा दें तो मेन हमारा गोल होता है कि उनकी पेन को ठीक करना है, दूसरा गोल होता है कि उनकी रेंज ख़राब ना हो, वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। हमने सिर्फ डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है और दर्द को ठीक करना है। अगर तो आपका कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घुटनों के ग्रीस के लिए जो वीज़ा है उस वीडियो को, घुटनों की ग्रीस के लिए जो वर्जिशें हैं उस वीडियो को आपने लाजमी देखना है, चाहे आपको स्टेज 1 है, 3 है, 2 है या 4 है। और अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन से स्टेज का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो मैं नीचे कमेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दूंगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कि जिससे आपको ये समझ आए कि आपके घुटनों के ग्रीस का जो लॉस है वो इस टाइम किस स्टेज के ऊपर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।